गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे केदारनाथ अग्रवाल चंद्रगहना से लौटती बेर को पोएम, और उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो एक चिड़िया है कैसी है भाई, जल में सफ़ेद पंखों वाली है, काले सिर वाली है, और पानी में क्या मार रही है, झपाटे मार रही है। किस लिए मार रही है? मछलियों को पकड़ने के लिए वह झपाटे मार रही है। तो आगे पढ़ रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा बैक ले लेते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो उस पूरे पैराग्राफ का आप एक लाइन में आपने अपने हिसाब से एक में बोल सकते हो कि एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया है, उसके पंख कैसे हैं? सफ़ेद पंख हैं, और वह उन पंखों से पानी पर क्या कर रही है? झपाटे मार रही है। क्यों मार रही है झपाटे? वह उजली और चतुर मछली को पकड़ने के लिए वह झपाटे मार रही है। और जैसे ही उसको मछली मिलती है तो वह अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबा लेती है और नीले आकाश में उड़े जाती है। तो ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। कवि कह रहे हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ उसके पास से ही एक जो ज़मीन है वह ऊंची है, और उसके पास में ही क्या जा रही है? रेल की पटरियाँ जा रही हैं। जब रेल लाइन बनाई जाती है तो धरती को ऊपर किया जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, जैसे जन सामान्य से ऊपर धरती को कर दिया जाता है, और उसके बाद में रेल लाइन बनाई जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ जो मैं बैठा हूँ, खेत की मेड़ पर मैं बैठा हूँ, और उस मेड़ के पास में ही धरती को ऊंचा करके क्या बनाई गई है? रेल की पटरियाँ बनाई गई हैं। ट्रेन का टाइम नहीं है, इस समय ट्रेन आने का समय नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ और यहाँ मुझे कोई भी क्या करने वाला नहीं है, डिस्टर्ब जिसको बोलते हो आप लोग, कि अब मुझे कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। जाना नहीं है और मुझे अब कहीं और जाना भी नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कवि कह रहे हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं। कवि कह रहे हैं कि मेरे पास में ही चित्रकूट की अनगढ़, अनगढ़ का मतलब जिनको गढ़ा नहीं गया है, अर्थात उनकी कोई बनावट नहीं है, जो मेरे पास में ही चित्रकूट की क्या है? पहाड़ियाँ हैं, और वह कोई ऊंची है और कोई नीची है, अर्थात कोई कम ऊंची है और कोई ज़्यादा ऊंची है। दूर तक वह क्या हुई है? फैली हुई हैं। एक लाइन में लेना चाहो तो कवि कहते हैं कि चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियाँ दूर दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, रीवा जो बंजर भूमि होती है उसमें पाया जाने वाला एक पेड़ है, कटीली झाड़ियों की तरह कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि कहते हैं कि ये जो धरती है बंजर है, बांझ यानी बंजर, बंजर भूमि है पास में ही। कवि जिस खेत के पास में बैठा है उसके पास में ही बंजर भूमि है। बंजर यानी वह उपजाऊ नहीं है, और उस अनुपजाऊ भूमि पर किसके पेड़ खड़े हैं? रीवा के पेड़ खड़े हैं। वह पेड़ कैसे हैं? कांटेदार हैं और बुरे लग रहे हैं, कुरूप यानी सुंदर नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार और कुरूप पेड़ खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का सुग्गा यानी तोता। कवि कह रहे हैं कि दूर से ही तोते की मीठी मीठी आवाज़ क्या हो रही है? सुनाई दे रही है, और ऐसे लग रही है जैसे उसमें से मीठा रस टपक रहा हो। टें 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 सुन पड़ता है। कवि कहते हैं कि मुझे तोते की टेंटे की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। वन स्थली का हृदय चीरता, और जो वन है उस वन में उस तोते की आवाज़, उड़ता गिरता सारस का स्वर, तोते की आवाज़ और जो सारस है उसकी आवाज़ टिटो टिटो की आवाज़ सुनाई देती है। पूरा एक साथ ले लेते हैं कि उस वन क्षेत्र में, उस वन भूमि पर सारस और तोते की आवाज़ हमें सुनाई देती है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगल जोड़ी रहती है। कवि कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि मैं भी उस सारस की तरह ही क्या करूं? उड़ जाऊं, और उस जगह पर चला जाऊं जहाँ पर सारसों की क्या रहती है? एक जोड़ी रहती है, जुगल।
जुगुल, जुगुल यानी युगल यानी जोड़ा, सारसों का जहाँ पर जोड़ा रहता है। कवि का मन भी क्या करने को कर रहा है, उड़ने को कर रहा है। और किसके साथ उड़ने को कर रहा है, सारस के साथ उड़ने को कर रहा है। और उस जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर सारसों का एक जोड़ा रहता है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुनूं मैं। उस खेत में सारस का जोड़ा रहता है और उन दोनों के प्रेम की सच्ची कहानी कवि सुनना चाहते हैं। किसकी प्रेम की कहानी, सारसों के जोड़े की प्रेम कहानी वह सुनना चाहते हैं। जो एक जोड़ा है खेत में रहता है और उस खेत में कवि उनके प्रेम की कहानी सुनना चाहते हैं। चुपके चुपके, चुपके चुपके यानी छुपकर या धीरे धीरे वह सारस की प्रेम कहानी सुनना चाहती हैं। इस प्रकार ये मानवीकरण अलंकार मुख्य रूप से इसमें आएगा। इसके अलावा आपके अन्य अलंकार जो चल रहे हैं क्या उपमा और अनुप्रास जो कॉमन आपके चलते आ रहे हैं वो चलेंगे। तो इसका विशेष देख लेते हैं। एक जो विशेष है आपका हमेशा कॉमन चल रहा है स्टार्टिंग से, आपने जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें भाषा सरल सरस प्रवाहमयी बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। इन पदों में सरल सरस प्रवाहमयी बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद आ जाएगा, मुक्त छंद का प्रयोग है। अलंकार मुख्य रूप से अगर आप डालना चाहो तो मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और अन्य फिर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपकी प्रसाद गुण, मतलब आनंद की आपको प्राप्ति हो रही है और प्रसाद गुण के साथ शांत रस का प्रयोग हुआ है। और शैली कौन सी लिखोगे, गैर शैली लिखोगे। और जो चैप्टर है उसमें से आपको एक विशेषता, आपको एक या दो विशेषता आपको बता देनी है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को ये 8th क्वेश्चन आपको नहीं करना है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है, तो जो लाइनें आपको दिख रही हैं प्रकृति में मानवीकरण से मतलब प्रकृति को उन्होंने मनुष्य की तरह वर्णित किया है, वहाँ मानवीकरण अलंकार है। और आपके चैप्टर के लास्ट में मानवीकरण अलंकार की डेफिनेशन भी दी हुई है इधर, यह भी जानने इसमें डेफिनेशन दी हुई है। प्रकृति या जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुणों का आरोप करके चेतन के समान उनकी चेष्टाओं का चित्रण मानवीकरण कहलाता है। मतलब जो जड़ पदार्थ प्रकृति है उसको मनुष्य की तरह बताकर, जैसे चने का था, सरसों का था, आपकी वहाँ कौन सा अलंकार देखा जाएगा, आपकी मानवीकरण अलंकार आपको देखने को मिलेगा। और बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।